जी, चलिए आपसे हम बातचीत जारी रखेंगे। हमारे साथ मिस्टर झा मौजूद हैं, हमारे साथ अशोक मित्तल भी हैं, साथ मिस्टर पीएच पारेख भी हैं। मिस्टर मित्तल, सबसे पहला सवाल जो आपसे होगा वो ये कि मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री ने बातचीत की किसानों से, लेकिन अभी भी जो समस्या जस की तस खड़ी हुई है किसानों के सामने, एक फसल खराब होना एक बड़ा कंसर्न है। अर्थव्यवस्था को लेकर जो महंगाई है वो बढ़ना एक बड़ा चिंता का विषय है। बैंक फर्दर लेंड नहीं कर सकते क्योंकि जो कॉस्ट है वो अभी भी हायर लेवल्स पर है और महंगाई की वजह से एनपीएस भी खराब हो रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इन सारे सिचुएशन को? इसको देखते हुए आपको लगता है रिजॉल्व होगा? एटलीस्ट जो पूरा एक लॉक जैम लगा हुआ है थोड़ा सा ईज आउट होता हुआ दिखेगा आपको? मेरे ख्याल से जो बहुत क्लैरिटी है प्राइम मिनिस्टर ने जो बोला है कि नंबर 1 वो फार्मर्स का जो हित है उसको सर्वोपरि रख रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। और इसमें जो समस्या फार्मर को आती है 2-3 डिफरेंट एंगल से, नंबर 1 की उनको जो क्रॉप है जब पैदा करनी होती है उस समय ये आइडिया नहीं रहता है कि जब हम फ्यूचर में इसको बेचने जाएंगे तो उसमें हमें क्या भाव मिलेगा, क्या प्राइस मिलेगा। तो जब ये फ्यूचर्स, ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स या जो मार्केट इंफॉर्मेशन है या जो फ्यूचरिस्टिक प्राइस एक्सपेक्टेड है उसकी इंफॉर्मेशन अगर फार्मर को सही मिलती रहे कि 6 महीने बाद, 8 महीने बाद ये भाव होने की संभावना है और वो उन भावों को अगर बेच सकते हैं या लॉक कर सकते हैं तो ये मेरे ख्याल से उनके लिए बहुत अच्छा होगा, ताकि वो 6 महीने 8 महीने पहले डिसाइड कर पाएंगे कि उनको किस प्रकार की बुआई करनी है। जी। नंबर 2, जो क्या होता है जब क्रॉप आती है, जब हार्वेस्टिंग होती है, जब क्रॉप मार्केट में आती है तो उनको फोर्सफुली वो बेचनी पड़ती है क्योंकि उनको पैसे की जरूरत होती है, उनको जल्दी से पैसा मिलता नहीं है। तो जो फाइनेंस की सुविधा अगर प्रोवाइड करवाई जाए, जो कि उनको स्टोरेज के पर्सपेक्टिव से करवानी चाहिए कि आपको अगर माल अभी नहीं बेचना है तो आप प्रॉपर स्टोरेज कर सकते हैं और उस स्टोरेज में उनको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको डिस्काउंटेड स्टोरेज मिल रही है या गवर्नमेंट उनको अलग से बेनिफिट दे कि फार्मर की स्टोरेज पे किसी प्रकार की सब्सिडी दे, या ये बोलें कि आपको जो फार्मर की स्टोरेज है वो समझो पीएसएल में आएगी। किसी तरीके से ऐसा हो कि फार्मर अगर नहीं चाहता है बेचना तो वो अपने को उसको स्टोरेज कर पाए, साइंटिफिक तरीके से स्टोरेज कर पाए, ताकि उसको हार्वेस्ट का लॉस भी नहीं हो। क्रॉप का लॉस एक बहुत बड़ी समस्या है। और तीसरी बात, उसको उस क्रॉप के ऊपर फाइनेंस प्रोवाइड करवा दिया जाए। जी, आपसे हम चर्चा करेंगे इसी के ऊपर। एक अहम मुद्दा आपने उठाया, थोड़ा सा इस पर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। उससे पीएच पारेख भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत। जिस तरह की फिलहाल सिचुएशन है, खास तौर से एग्रीकल्चर को लेकर जो गवर्नमेंट काम कर रही है, जो भी अब तक गवर्नमेंट ने बजट में भी एलोकेट किया है, उसके बाद जिस तरह की बेमौसम बरसात हुई है, इसको देखते हुए जो फसलें खराब हुई हैं, आपको लगता है एग्री का कंट्रीब्यूशन गोइंग फॉरवर्ड जीडीपी में जो है वो फर्दर रिड्यूस होता हुआ दिखाई पड़ेगा इस तरह के अगर आंकड़े आते रहे हैं तो, या फिर जो गवर्नमेंट ने कदम उठाए हैं या फिर जो भी वक्तव्य आ रहे हैं इनको देखते हुए आपको लगता है कि अभी स्टेबल ही रहेगा, यहाँ से कुछ इंक्रीज की उम्मीद लगा सकते हैं एटलीस्ट इस साल के लिए? देखिए, कमोडिटी प्राइसेस जो हैं मोस्टली एग्री कमोडिटी काफी घटे हुए हैं। पिछले 1-2 साल में जो हमने प्राइसेस राइज देखे थे, पिछले साल में काफी भाव घटे हुए थे। तो इस बार जो बेमौसम बरसात हुई है, जो ओलावृष्टि हुई है, उसके चलते काफी क्रॉप डैमेज हुआ है और उसके चलते ऑब्वियसली ये होएगा कि जो कुछ दालों के भाव हैं वो बढ़ जाएंगे और उसका इम्पैक्ट ऐसा देखने को मिल सकता है कि इन्फ्लेशन बढ़े हमारे पास। लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने जो दूसरे वक्तव्य दिए हैं, जैसे कि जो फार्म क्रेडिट है, जो 8,50,000 करोड़ रुपए का जो टारगेट रखा है, तो उससे मुझे लगता है जो किसानों को काफी सुविधा मिलेगी। अगर बैंक्स हैं या जो प्राइवेट सेक्टर में एनबीएफसी कंपनीज हैं वो सब किसानों को ज्यादा लोन देने की कोशिश करेंगे ताकि वो अपनी फसल को सही तरीके से स्टोर कर सकें, वेयर हाउसिंग कर सकें, या उनको जो दूसरी नई क्रॉप पैदा करनी है उसके लिए सही समय पर लोन मिल सके। तो उससे मुझे लगता है काफी फायदा होगा किसानों को। दूसरी बात ये भी है कि जो इंपोर्ट है काफी सारी क्रॉप्स का वो बढ़ रहा है और गवर्नमेंट ने काफी एफर्ट स्टार्ट किए हैं कि हमारे यहाँ पे ना सिर्फ जो हेक्टेयर एरिया होता है वो बढ़ जाए, बल्कि जो पर हेक्टेयर उत्पादन है, वो जो यील्ड है वो भी काफी बढ़ सके। खासतौर पे पल्सेज में बहुत फोकस किया है गवर्नमेंट ने कि अगर हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ सकता है इन टर्म्स ऑफ बाय इंक्रीजिंग द यील्ड, तो उससे हमारे देश को बहुत फायदा होएगा। उस पर ही ज्यादा ध्यान गवर्नमेंट का भी है। तो अगर प्रोडक्शन ना सिर्फ एरिया के पर्सपेक्टिव से बल्कि ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा ये आएगा कि फिर हमें ज्यादा महंगाई की या इन्फ्लेशन की चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि तब हमारे पास सेल्फ सफिशिएंट प्रोडक्शन हो सकेगा। जो चीज हम इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर जो ड्यूटी है उस पर भी गवर्नमेंट काफी ध्यान रख रही है कि अगर हम पल्सेज इंपोर्ट कर रहे हैं या चना इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर अगर ड्यूटी जो 31 मार्च तक अभी नहीं है और अगर आने वाले समय भी गवर्नमेंट नहीं लगाती है, क्योंकि अगर यहाँ पर फसल कम होती है हमारे देश में तो अगर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएगी तो हम सस्ता इंपोर्ट भी कर पाएंगे। तो इस प्रकार से कुछ चीजों को मिक्स एंड मैच करके मेरे ख्याल से पॉलिसी जो है वो काम करेगी ताकि भाव यहाँ पर
कंट्रोल में रहें, लेकिन इसके साथ साथ किसान को भी उसका फायदा मिले कि अगर बाई चांस क्रॉप नुकसान हुआ है तो वो सस्ते दामों पर क्रॉप को ना बेचे। जी चलिए, कुछ देर के लिए रुकने का वक्त हो गया। आप सभी से हम बातचीत करते रहेंगे। मिस्टर पारेख आपसे बातचीत करेंगे, मिस्टर झा आपसे बातचीत करेंगे और साथ साथ मिस्टर मित्तल भी मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। एम के वेणु भी होंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। कुछ देर के लिए रुकते हैं, जल्द लौटते हैं। हमारी खास चर्चा और साथ ही साथ सेबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ही देर में दोबारा जारी। चलिए, साथ साथ मिस्टर मित्तल भी हमारे मौजूद है। मिस्टर मित्तल, एक अहम फैसला जो लिया गया है वो गिफ्ट सिटी के तौर पे लिया गया है। जी ने सबसे पहले एक खबर भी दिखाई थी गिफ्ट सिटी की और आज मैनेजमेंट भी हमारे साथ मौजूद भी है। आप इसे कैसे देख रहे हैं और कमोडिटी वाइज, क्योंकि आप कमोडिटी मार्केट्स में भी काफ़ी समय से इस पूरी मार्केट को ट्रैक भी कर रहे हैं, कमोडिटी मार्केट वाइज भी एक अहम कदम हो सकता है कि अगर गोइंग फॉरवर्ड गिफ्ट सिटी के अंदर इसको भी डाला जाता है, ये भी एक दायरे के अंदर आती है, तो क्या निवेश बढ़ता हुआ या फिर पार्टिसिपेशन जो विदेशी निवेशकों का वो बढ़ता हुआ दिख रहा है इस पूरे सेगमेंट के अंदर? देखिए, आज उन्होंने जो ये कहा कि एफएमसी और सेबी के मर्जर के बारे में उनमें चर्चा हुई, हालांकि कोई अहम फैसला स्पेसिफिकली नहीं लिया गया, लेकिन चर्चा हुई। और गिफ्ट सिटी में आपने पहले ही कहा है कि जो एक्सचेंजेस हैं वो नए एक्सचेंजेस एज ए सब्सिडरी या कैसे भी वहाँ पर स्टार्ट किए जा सकते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं, भले एलएमई है, नाइमेक्स है, कोमेक्स है, वो ऐसी संभावना है कि वो गिफ्ट सिटी में आके कमोडिटी एक्सचेंजेस स्टार्ट कर सकते हैं, या जो इंडियन एक्सचेंजेस हैं, भले बीएससी एनएससी वगैरह, वो भी गिफ्ट सिटी में स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पर वो इंटरनेशनल कमोडिटीज़, सारी ग्लोबल कमोडिटीज़, इंडियन कमोडिटीज़ लॉन्च कर पाएंगे, जिससे कि क्या होगा, जो कॉरपोरेट हैं उनको हेजिंग करने में बहुत आसानी रहेगी, उनकी कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कम हो जाएगी और उनको फॉरेन कंट्रीज में जाके जो है ट्रांजैक्शन हेजिंग नहीं करने पड़ेंगे, वो इंडिया में ही कर पाएंगे। तो डेफिनेटली जब हम एक्सचेंजेस की बात करते हैं तो वो इक्विटी और कमोडिटी सारे एक्सचेंजेस वहाँ पर हो पाएंगे, जिससे कि जो ना सिर्फ एक्सचेंज है उनको फायदा होगा, बल्कि जो हेजर्स हैं उनको भी काफ़ी फायदा होगा। वो यहाँ पर एक एक्सचेंज के अंदर सारे अपने प्रोडक्ट्स, सारी कमोडिटी, भले वो प्रीशियस मेटल्स हैं या बेस मेटल्स हैं या एग्री कमोडिटीज हैं, उनकी हेजिंग कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि इससे जो पूरा कमोडिटी इकोसिस्टम है उनको फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ जो कमोडिटीज मार्केट के लोग मान लीजिए डेट रेज करना चाहते हैं, फाइनेंस रेज करना चाहते हैं, तो गिफ्ट सिटी से उनको ये फ़ायदा होगा कि वहाँ पर वो जो इंटरनेशनल फंड रेज करते हैं वो यहीं पे रहकर अपने उस प्रकार के फंड्स रेज कर पाएंगे। और तीसरी बात, सिंस कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है एक्सचेंजेस के लिए, तो डेफिनेटली जो शुरू में उनको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी और जैसे जैसे 2 से 3 साल में काम बढ़ता है उस प्रकार से धीरे धीरे वो अपना जो कैपिटल साइज है, फंड साइज है, वो बढ़ा पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे ख्याल से ये है कि रिस्क मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। तो जो किसी को ऐसा लगेगा कि स्मॉल कैपिटल से मान लीजिए कोई एक्सचेंज स्टार्ट हो रहा है, तो उनको ऐसा नहीं रहेगा कि वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं हो रहा है। रिस्क मैनेजमेंट अगर अच्छा रहेगा तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन रहेगी। तो कंफर्टेबल सिचुएशन रहेगी। और यहाँ हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। सेबी की बोर्ड बैठक खत्म हो चुकी है, उसके बाद मीडिया से भी मुखातिब हुए और यहाँ रुकना होगा एक ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे।